बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से, जहां उनके साथ वफ़द में शामिल थे वज़ीर इत्तलात व नशरियात फ़वाद चौधरी साहब, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब, असद उमर साहब और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उनके साथ वफ़द में शामिल थे। इस दौरे के दौरान बहुत सारी चीज़ों पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें CPEC के मनसूबे के हवाले से बात की गई और ये भी कहा गया कि आइंदा आने वाले दिन काफ़ी अच्छे पाकिस्तान के लिए साबित होंगे। सरमायाकारी जो है वो चीन से पाकिस्तान में आएगी। बड़े लोगों को सरमायाकारी करने की वहां पर दावत भी दी गई कि वो पाकिस्तान आए और अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। इसी के साथ ही हम बात करेंगे 23 साल बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को सदर प्यूटन ने दौरा रूस की दावत दी है और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 23 से 24 फरवरी के दरमियान ये दौरा तय पाया जाएगा और ज़राए का ये भी कहना है कि $1 अरब से ज़ायद जो है वो प्रोजेक्ट पर काम भी किया जाएगा, जिसमें मेन प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के हवाले से भी बात की जाएगी। और फिर कुछ हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त जो मुतनाज़ा सूरत हाल चल रही है। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक, अमरीकी अफवाज के मुताबिक और इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर हमला हो सकता है। मिड ऑफ फरवरी के अंदर जो है बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन काफ़ी टाइट हो जाएगी। 70,000 से ज़ायद इस वक्त तक फौजी जो हैं रूस के यूक्रेन के बॉर्डर पर पाए जाते हैं। इससे पहले साइबर अटैक भी किया गया। तमाम इशू से बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली खान साहब और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर शाहिद जागीर साहब। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। सर, सबसे पहले बात करना चाहूँगी, आप पाकिस्तान के खुद भी साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हुए और उससे करंटली जो मुल्क की सिचुएशन बनी हुई है, इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा चीन आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ पर होने वाली मुलाकातें और CPEC के हवाले से जिस तरह की चीज़ों पर तबादला ख्याल किया गया है, इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी देखें, चाइना बायलैटरल रिलेशंस में यानी दो तरफा रिलेशन दो मुल्कों में जी बायलैटरलिज्म पे बहुत ज़्यादा उनका इन्हसार है जी और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो अब पाकिस्तान और चीन के रिलेशंस में बहुत ज़्यादा गहराई आती जा रही है जी और जो स्टेटमेंट्स भी निकलती हैं जो वर्ल्ड सिक्योरिटी इश्यूज पे, वो भी उनमें भी खासी यकीनन एग्रीमेंट नज़र आती है। और इस रीजन के बारे में भी, जी यानी अफगानिस्तान के बारे में, दोनों मुल्कों में एक ही स्टैंड लिया है कि सारी दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए जी बिल्कुल। और उन्हें मेन स्ट्रीम करना चाहिए ताकि वो एक अलग कोई जगह ना बन जाए जहाँ दहशतगर्दी दोबारा जी सिर बिल्कुल। उठा ले। इसी तरह हिंदुस्तान की जो कार्रवाई है उसके बारे में भी यकीनियत है, एग्रीमेंट है, कंसेंसस है और वर्ल्ड इश्यूज पे भी जी कंसेंसस मौजूद है। जी तो इससे एक बहुत क्लियर सिग्नल दुनिया को जाएगा कि अब पाकिस्तान की और चाइना की रिलेशनशिप कोई मिलिट्री पैक्ट तो नहीं है, मगर रिलेशनशिप एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और बहुत गहरी है जी और प्रोफाउंड रिलेशनशिप है। सही। अच्छा आसिफ साहब, जैसे आपने भी बताया कि पाकिस्तान और चीन का रिलेशन किस किस्म का है, वहीं पर हम ये देखते हैं कि मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो काफ़ी आइडियलाइज़ करते हैं उनके सिस्टम को कि किस तरह से चीन ने बड़ी भारी तादाद में गुर्बत का खात्मा किया और अपने लोगों को स्टैंड किया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो इस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान ने मुतारिफ करवा सकेंगे? और जिस तरह से अपोजिशन बारहा दफ़ा ये बात कह चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आते हैं, कभी वो किसी को अपना रोल मॉडल समझ लेते हैं, कभी वो तुर्की की मिसालें देते हैं, कभी वो चीन की देते हैं, कभी वो जापान की देते हैं, कभी वो रियासत मदीना की मिसालें देते हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, हर लीडर का अपना एक विजन होता है जी और उस लीडर को भी हमें तस्वीर करनी चाहिए कि जी ठीक है, उनकी विजन है, अल्लाह करे वो विजन में कामयाब हो जाए। कोई भी लीडर आता है जी इलेक्ट होके, वो एक विजन तो जरूर लेके आता है। अब खान साहब की जो विजन है वो रियासत मदीना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान इस पर खुश है। बेशक।
और रियासत मदीना को ये मतलब नहीं है कि हर चीज वहाँ हो गई हजूर के ज़माने में जो हमने करनी है। ना वो ज़माना है, ना वो लोग हैं, सिर्फ वो असूल मौजूद हैं। उन असूलों को पॉलिसीज में तब्दील करना है, और उन पॉलिसीज में तब्दील करके तो फिर ये एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बन सकती है। सही। तो हमारे पास अपनी इंस्पिरेशन मौजूद है, जी। मगर चीन से अगर हम कुछ सीख सके तो ये तो बहुत ही आला बात होगी, क्योंकि चीन ने करप्शन पे कंट्रोल किया है, तो गुर्बत से करोड़ों लोगों को निकाला है, और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर चीन को उन्होंने बनाया है उनकी पार्टी में और उनकी क्यादत में। सही। वो हमारे पास ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ना ऐसा निजाम है जिसमें एक पार्टी को प्राइमेसी मिल जाती है, मोनोपोली ऑफ पावर मिलती है। ऐसी बात पाकिस्तान में तो नहीं है, ना यहाँ मुमकिन है जी। तो इसलिए इस किस्म की चीजों पे हमें जरा सोच समझ के फैसला करना चाहिए। जो मुमकिन है वो अब चीन से जरूर सीखे, और जहाँ जहाँ कहीं और से भी आपको कोई फायदा मिलता है जी। अपनी इकोनॉमी ठीक करने में, अपने माशरे की बेहतरी के लिए, वो हमें करना चाहिए। जी। अच्छा सरदार साहब, वहाँ पे मैं ये देखा कि हमारे पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ उस वक्त में शामिल थे। और उन्होंने बाकायदा वहाँ पर चीन की बहुत सारी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की भी दावत दी है। सी पैक की मद में यहाँ पर सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। इस वक्त करेंटली जिस तरह से हम मुआशी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, इकॉनमी के लिहाज से महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इस करंट सिचुएशन में ये जो दौरा है ये कितना मावन साबित होगा? ये देखें, बाहर तो बहुत ही खराब सूरत हाल नजर आती है जी। मगर आप देखें, आपकी ज़रायत ठीक होगी पाकिस्तान में बड़ी हद तक, आप और आपकी पैदावार हर चीज की बढ़ती जा रही है। जी। तो कीमतें बड़ी हैं तो किसान को इंसेंटिव मिला है। जी। इसी तरह अब ये जो कीमतें बढ़ रही हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इससे ऊपर होगी। बिल्कुल। वो फिलहाल तो ये बात तकलीफ दे है, मगर अब इकोनॉमी का मामला ही ऐसा है, इकोनॉमी अब ग्लोबलाइज्ड है, बाहर से बहुत सी असरात पड़ते हैं, और जो इस वक्त कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी हैं, तेल की कीमत बढ़ी है, गैस की कीमत बढ़ी है, वो उसका सब जो असरात है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पड़ रहा है। जी। तो ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसको अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये सब तक मुमकिन है। और एक बात मैं अर्ज कर दूं कि महंगाई खत्म नहीं होगी। कोशिश हुकूमत की ये होनी चाहिए कि जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, हिट हुआ है, बड़ी तरह मुतासर हुआ है। बिल्कुल, उसको कोई ना कोई तरीका ढूंढे कॉम्पनसेट करने के लिए, ताकि उनकी आमदन बढ़े। सही। अच्छा सरदार साहब, नहीं कम होगी, आमदन बढ़ानी पड़ेगी। जी, ये तो अभी आपने मुआशी सूरत हाल पे बात की, और जैसे आपने ब्रीफली बताया कि महंगाई में इजाफा होगा, लेकिन एक जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए बाकायदा एक पॉलिसी को तरतीब दिया जाए कि उनकी आमदन में इजाफा हो सके। इसी मुलाकात के दौरान हमने देखा कि वहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि किस तरह से वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं मकबूजा कश्मीर में, और अफगानिस्तान को भी हाईलाइट किया। और अभी खुद आपने थोड़ा टाइम पहले ये बात कही कि अफगानिस्तान के हवाले से स्टांस लेने में और स्टैंड लेने में पाकिस्तान के साथ क्लीदी रोल जो है वो चीन ने भी अदा किया है। तो आप क्या समझते हैं कि इन दो जो इश्यूज़ पे बात की गई है, ये बड़े सॉफ्ट और बड़े हॉट इशू है, इन इश्यूज़ के सोल्यूशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैंने देखा है अफगानिस्तान की जब से वहां से नखला हुआ है नेटो फोर्सेस का, मेरा एक दावा था कि चीन काफी तेजी के साथ अफगानिस्तान में एंट्री करेगा अपनी मुख्तलिफ सतह पे, और अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में वो बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान आगे लेके आएगा।
और ऐसा चीन ने नहीं किया। चीन ने अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ये जरूर उनको तस्लीम करने के बारे में कहा है कि वो शराइत जो बैन अवी शराइत है, यूनाइटेड नेशंस की पासशुदा है, जी। वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात की है उन्होंने। अफगानिस्तान की सपोर्ट करने की बात की है, अफगानिस्तान को तन्हाई में ना जाने की सपोर्ट की है। जी। मगर ये मैं नहीं कह सकता कि चाइना ने अफगानिस्तान में कोई बहुत बड़ा किरदार इस वक्त अदा किया है, ये कर रहा है। अच्छा सरदार साहब, अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जिस तरह से इशू को हाईलाइट कर रहा है, मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं हर प्लेटफॉर्म पे उनके हवाले से बात करते हुए नज़र आते हैं, और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह से हमारे फ़ौजी जवानों को जो है वो निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया, LOC की खिलाफ वर्जी वहाँ से भी हो रही है, जो गो के पाकिस्तान ने बड़ी हद तक जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बाड़ लगाई है। लेकिन उसके बावजूद एक तरफ हम आपको अपने पास पनाह भी दें, आपके मुहाजिरीन को भी अपने पास रखें, उनको सपोर्ट भी करें और आपके लिए दुनिया में आवाज़ भी उठाएं, और वहाँ से उस तरह का रिएक्शन आना, इन चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये देखें, ये तो अलमिया रहेगा। जी। जब हम हुकूमत में थे और अफगानिस्तान में मुल्ला उमर साहब की हुकूमत आई थी, तालिबान की हुकूमत, और वो यहाँ रहते थे पाकिस्तान में, उनकी हम हर किस्म की गैर मिलिट्री, नॉन मिलिट्री सपोर्ट हम किया करते थे और फ्रेंडली रिलेशन उनके साथ रखा करते थे। और जब वो पावर में आए, उन्होंने भी लाइन ऑफ ये जो है ड्यूरन लाइन, इसके स्टेटस को बदलने की बात नहीं की, बल्कि अफगानिस्तान में उस वक्त भी ये आवाज निकलती रही कि ये जो बॉर्डर है ये डिस्प्यूटेड है। सही। यानी जब ये रवैये इस किस्म के अफगान रखते हैं और फिर हमसे हर किस्म की तवक्को और हर किस्म की इमदाद भी मांगते हैं जी। तो इससे फिर हर पाकिस्तानी को तकलीफ होती है जी। कि ये कैसे हमारे दोस्त है। 25-30 साल हमने अपनी इकोनॉमी इनके लिए बर्बाद कर दी, अपनी शहरियत इनको बाकायदा पाकिस्तान की दी गई, और फिर भी वो उनके रवैये वैसे ही हैं। जी। तो ये तकलीफ की बात है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और हमें उन्हें कह देना चाहिए, जो मुकामी इस वक्त उनकी लीडरशिप है अफगानिस्तान की, जी, कि जनाब ऐसे तो नहीं चल सकता। बिल्कुल। सरदार साहब, आपने मौसम पे यार गोलियां चलाना शुरू कर दी। ये आपने इंतहाई खूबसूरत बात की है कि अब हमने यहाँ पे क्लियर कट अब उनसे कुछ बातें हम लोगों को कर लेनी चाहिए। एक तरफ पे दौरा चीन रहा है, तो वहीं पर 23 साल बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं वो रूस का दौरा करने जा रहे हैं और मुतवक्का है कि 23 या 24 फरवरी को ये दौरा किया जाए। सदर प्यूटन ने जो है उनको दावत दी है, इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा अहमियत मैं इसको दे रहा हूँ जी। क्योंकि इस वक्त दुनिया की जो लाइनें हैं, डिवीजन हैं जी, वो रीडिफाइन हो रही हैं। ये इंटरेस्ट जो हैं, मफादात रीडिफाइन हो रहे हैं, सिक्योरिटी रीडिफाइन हो रही है, अलायंसेस रीडिफाइन हो रहे हैं। तो दुनिया इस वक्त बड़े एक डायनामिक एक सिचुएशन से गुजर रही है। जियोपॉलिटिकल चेंजिंग्स काफ़ी हद तक हो रही हैं। जी हाँ, तो अब हमें भी अपने फैसले अपने इंटरेस्ट में करने चाहिए। बिल्कुल। रुकावट अगर है, मैं खुद रूस 6 बार गया हूँ, एक ही रुकावट बार बार नजर आती है, अल्लाह करे अब वो खत्म हो जाए। और वो रुकावट मॉस्को में उनकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में जी, हिंदुस्तान का बेपना असर रसूख है जी, और वो आगे बात चलने देते नहीं। और यही बात इमरान खान साहब को उनकी पुतिन के साथ करनी चाहिए कि जनाब आप फैसला करें कि आप साउथ एशिया की एक पॉलिसी, आप अपनी एक न्यूट्रल पॉलिसी बनाने को तैयार हैं या नहीं, जी, या आप हमेशा हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को ही वॉच करते हैं, जबकि हिंदुस्तान अब खुला मगरब के साथ लाई बन चुका है। जी, बिल्कुल। मगर उधर रवैया ये है कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल। तो फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है। ये खतरात है, इनको मैनेज करना पड़ेगा। और अल्लाह करे खान साहब की इस विजिट के बाद उनमें जो वहाँ तब्दीली
रूस में आ जाए। हमारे इधर तब्दीली तो ऑलरेडी है, सही। उधर नहीं अब तब्दीली हो रही। अच्छा सरदार साहब, आप खुद भी कैबिनेट का हिस्सा उस टाइम पर रहे हैं और गुज़िश्ता दौर में भी रूस के दौरे किए जाते रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि तब में और अब में क्या डिफरेंस है? और आप करंटली, जैसे आपने कहा कि मफाद जो हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं, हर बंदे को अपने मफाद को मद्देनज़र रख कर मुल्क की सलामती के हवाले से आगे चलना पड़ेगा, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त करंटली पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है जोग्राफियाई तौर के ऊपर, हम उस वक्त अब इस वक्त जो है वो किस तरह से करंटली अपनी पोजीशन को मज़ीद स्टेबल कर सकते हैं या मज़ीद किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं? नहीं, देखिए बहुत से ऐसे नहीं होता कि हम जी जाके कहेंगे कि ये जो दुनिया की लेटेस्ट मिसाइल है जी वो हमें आप दे दें और वो हमें ना कर दें। जी। वो ना तो नहीं करेंगे, हम्म। मगर अगर वहां से थोड़ी सी हेजिटेशन हमें नजर आती है, कोई बात नहीं। दूसरे बहुत से पोर्टफोलियो हैं, बहुत सा पोर्टफोलियो है जी जिसमें गैस पाइपलाइन जी बिल्कुल, 2 अरब डॉलर से जायद मंसूबा जो है है। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का जी, मंसूबा जो है इस हवाले से भी पेशरफ्त वो होगी। बहुत वायबल एक मंसूबा है। जी बल्कि रूस यहाँ से इंडियन ओशन तक ले आए पाइपलाइन अपनी बड़ी, जी तो बाकी एशिया को भी मार्केट करे। फिर उसके बाद रूस की हमारा हमारा तावन बहुत सी फील्ड में हो सकता है, जी। एनर्जी में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है, ट्रांसमिशन में हो सकता है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में हो सकता है। बेपनाह फील्ड हैं, क्योंकि रूस एक एडवांस मुल्क है जी इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी के लिहाज से। जी तो बहुत सी फील्ड हैं जो हमारे लिए खुल सकती हैं। जी बिल्कुल। तो हमें ये चाहिए कि जितने वहाँ दरवाजे हम खोल सकें हम्म। हमें खोलने चाहिए और उनके साथ ताउन बढ़ाना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली खान मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि करंटली इस जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, हम उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि रूस एक बड़ा डेवलप मुल्क है और वहाँ से बहुत सारे तरक्याती मनसूबों को आगे लेकर जाया जा सकता है। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बॉर्डर के हवाले से करंटली सिचुएशन क्या है और मज़ीद आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. So Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MASCOM. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon, Institute of Higher Studies. Admissions open now. वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे दौरा चीन के हवाले से, और अभी जो मौजूदा एक नया दौरा होने जा रहा है इन फ्यूचर। अभी कुछ ही दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो दौरा रूस करेंगे। सदर प्यूटन ने उनको दावत दी है, उस हवाले से बात की जा रही थी। हमारे साथ तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, इससे पहले कि मैं रूस और यूक्रेन के मौजूदा सूरत हाल पे बात करूँ, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह बनता है कि करंटली इस वक्त सदर पुतिन ने जो दावत दी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दौरे की, इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी ये इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जी। पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स की हिस्ट्री है, बिकॉज रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात काफी अरसे से इतने वार्म नहीं थे, एग्जैक्टली। लेकिन जो अभी डायनामिक्स चेंज हुई है जियो पॉलिटिक्स की, उसमें पाकिस्तान जो है इट हैज बिकम द पिवट ऑफ एशिया। तो ये अब जो है इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट बोथ फॉर पाकिस्तान एंड रशिया कि वो अपने रिलेशन जो है एक दूसरे के साथ बेहतर करें जी। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें, जिसमें गैस है, ऑयल है, बाकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो पाकिस्तान चाहता है, एंड सिमिलरली रशिया। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, 23 साल बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं वो दौरा करेंगे रूस का, और हमने देखा कि इससे पहले भी गुज़िश्ता द्वार में रूस का दौरा किया था, मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो वहाँ पर गई हैं, मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है। करंटली इस वक्त जो है वो दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होने जा रही है, पावर्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हुई हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में किस तरह से अपने आप को खित्ते में नुमाया मुकाम दिलवा सकता है, या किस तरह से हम अपनी करंटली सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? जी आपने ठीक कहा, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड अ मल्टीपोलर डायनामिक्स, जिसमें रशिया और चाइना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत हाईली फिगर होंगे। जी बिल्कुल। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ चाइना और मिलिट्री माइट ऑफ रशिया। और आप देखा है आपने कि रशिया ने और चाइना ने जो है यूक्रेन के इशू में दोनों ने इकट्ठा और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला बिल्कुल स्टांस लिया उन्होंने इकट्ठा, बिल्कुल स्टेटमेंट तो उनकी बिल्कुल सेम है। पाकिस्तान ने अगर अपने कार्ड सही खेले और इंटेलिजेंस से खेले और अपना नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा, तो देयर इज नो डाउट कि ये जो हमारा एक जो गोल्डन रिंग बनने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान बहुत प्रोमिनेंट होगा और पाकिस्तान को इसमें बहुत फायदा होगा। सही। अच्छा, ज़राए के मुताबिक ब्रिगेडियर साहब, अब तक की जो न्यूज़ आ रही है कि 1 अरब जायद से है ना डॉलर से जायद जो है वो एक मंसूबा पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के हिसाब जो नाम से एक मंसूबा है, उसके हवाले से भी इसमें पेशरफ्त रहेगी। इस मंसूबे को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी ये मंसूबा तो मुल्कों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। Where you see कि रशिया has lot of resources गैस के जो है, पाकिस्तान इज अ गैस हंग्री कंट्री जी। अगर ये पाइपलाइन बिक जाती है तो आपकी ना सिर्फ ये कि गैस की प्राइसेस कम होंगी, बल्कि जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी, और आप जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाने के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे तमाम जो इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली कम होगी। रशिया को भी इसका फायदा होगा, बिकॉज इकोनॉमिकली रशिया चाहता है कि उसको जो है वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करे, उससे जो पैसे मिले वो अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज कर सके, अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर सके। और तो ये एक विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ रशिया एंड पाकिस्तान। जी बिल्कुल। अगले इशू की तरफ बढ़ते हैं ब्रिगेडियर साहब। जियोपॉलिटिकली दुनिया में काफ़ी चेंजिंग्स होनी जा रही हैं और कुछ चेंजिंग्स हो भी चुकी हैं, ब्लॉक जो हैं वो डिवाइड हो चुके हुए हैं, सुपर पावर जो उसका ट्रांसफ़र हुआ है। अब कुछ बात करते हैं रूस और यूक्रेन के हवाले से। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक जो है वो रूस जो है वो वेरी सून हमला करने जा रहा है, मिड ऑफ फेब में जो है वो हमला किया जाएगा। बॉर्डर पर ऑलरेडी टेंशन देखने को नज़र आ रही है। 70,000 से ज़ायद फौजी जो हैं रूस के इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद, और इससे पहले साइबर अटैक भी किया जा चुका हुआ है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको अगर आप उसी मल्टीपोलर
इशू में देखें जी। तो आपको और आप देखें कि आप नेटो को और नेटो के मुल्क जो हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो यूक्रेन का अपना इशू है और जो यूएसएसआर जो था रशिया के डिसइंटीग्रेट होने से पहले जी। उसमें ये सारी जो सेंट्रल एशियन स्टेट थी दे वर पार्ट ऑफ रशिया जी। और इनके अपने आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस उनके अपने सिक्योरिटी पैक्ट्स भी हैं। नेटो ये चाहता है कि वो अपने आप को एक्सपैंड करे, जैसे उसने पहले रोमानिया और दूसरे हंगरी और बाकी मुल्कों को अपने फोल्ड में लिया था। तो वो ये चाहते हैं जो अल्टीमेट बात एनालिटिकल लोग करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो ये कहते हैं कि रशिया का नेटो का जो है वो अल्टीमेट एम है वो ये है कि जी यूक्रेन को अपने फोल्ड में लेके आए। उसको दूसरा ये है कि जी वहां पे येलो रेवोल्यूशन जो है डेमोक्रेसी और येलो रेवोल्यूशन जो है वो लेके आया जाए और फिर ना सिर्फ इसमें लेके आया जाए बल्कि रशिया के अंदर भी इस चीज को जो है वो लेके जाया जाए। तो जो दुनिया में जो है इट इज द क्लैश ऑफ सिस्टम्स। देखिए रशियन भी क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और बाकी नेटो और वो भी क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वो कम्युनिस्ट हैं और ये जो है कैपिटलिस्ट हैं। तो इट्स अ क्लैश ऑफ कैपिटलिज्म वर्सेस द कम्युनिज्म। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि करेंटली इस वक्त क्या कोई भी मुल्क एटमी हथियार चलाने का मुतहम्मल हो सकता है? क्या इस किस्म की वॉर जो है वो डाइजेस्टेबल होगी? क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी अरसे बाद अब फिज़िकल वॉर की बात की जा रही है। इससे डैमेज सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन नहीं होगा, इसके बाकी दीगर भी जो मुल्हिका जगह होगी वो भी इससे काफ़ी डैमेज होगी, बल्कि पूरी दुनिया इसके जोन में आ सकती है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जो हमेशा कहा जाता है कि वॉर इज सच अ थिंग जिसको इट्स लाइक ऑर्केस्ट्रा, इसको स्टार्ट कर देना बड़ा आसान है लेकिन इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। न्यूक्लियर वॉर, और न्यूक्लियर वॉर में एक म्यूचुअली एक टर्म बोली जाती है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसमें अगर हम दोनों अगर न्यूक्लियर वॉर में जाते हैं तो हमें वेल बिफोर द वार पता है कि आपके मुल्क के कितनी तबाही होगी और मेरे मुल्क की कितनी तबाही होगी। फिर उसके बाद जो बाकी जो साथ वाले ममालिक हैं उनकी कितना नुकसान होगा, दुनिया का कितना नुकसान होगा। तो आई डोंट थिंक दिस सिचुएशन विल एस्केलेट टू दैट जो कि आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये खबर अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की है और रूस ने अभी तक इस खबर को जो है ना वो तस्दीक नहीं की, बल्कि उन्होंने तरदीद की है कि अभी हम इरादा नहीं रखते हमला करने का। देखिए यही मैं बात कह रहा हूँ कि अमेरिका जो है इट इज दी ओनली कंट्री जो कि इस डिस्प्यूट में वो एक अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा देने के लिए वो ये चाहता है कि ये डिस्प्यूट हो। और आप देखें कि नेटो कंट्रीज में से फ्रांस और जर्मनी वो इस फेवर में नहीं है। आप देखें कि पिछले दिनों प्रेसिडेंट बाइडेन ने कतर को के अमीर को बुलाया एंड द मेन इशू व्हिच वाज डिस्कस्ड ओवर देयर वो ये था कि जी अगर रशिया नॉर्डर 2 की जो है वो जर्मनी को गैस वो सप्लाई बंद करता है तो कतर जो है कतर से लेके हम दें। तो इसमें जो है वो जो पुरानी राइवलरी है अमेरिकन और रशियन की वो आई थिंक वो ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू दी नेटो एंड और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि जी अनलेस के चीजें जो है रेड लाइन क्रॉस हो जाए कि वो इस डिस्प्यूट में पड़े, बिकॉज रशियंस वांट देयर इकोनॉमी टू बी मूविंग और टुवर्ड्स द ग्रीन साइड।
सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते भी होंगे और जानते भी होंगे कि हाइब्रिड वॉर की बात की जाती है, फिफ्थ जनरेशन वॉर की बात की जाती है। करंटली मैं एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू देख रही थी कि जिसके अंदर जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से वो ब्रीफली बता रहे थे और जिस तरह से जो उनकी हालत थी कि जिस तरह से साइबर अटैक करके उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है, उनको डैमेज करने की कोशिश की गई है। क्या रूस का यही अटैक काफ़ी नहीं है उनके लिए? देखिए, साइबर वॉरफेयर इज अ रियलिटी, और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में साइबर वॉरफेयर जो है एक बहुत बड़ा टूल है। और ये अमेरिका ने ईरान के खिलाफ भी किया, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ किया, रशिया ने अमेरिका के खिलाफ किया, अमेरिका ने रशिया के खिलाफ किया। तो ये जो चीजें हैं ये तो प्रिंट मीडिया में आती हैं और चलती हैं, और ये देयर इज नो डाउट देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन रशिया एंड चाइना, रशिया एंड अमेरिका बिल्कुल वो सदियों से रही है और रहेगी। और ये जो है साइबर अटैक, सैंक्शंस, और ये चलती रहेगी। सही। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त तो यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।